हॉल में शादी का फंक्शन करवाने से सभी कतराते थे। यहां जिसने भी शादी की उसकी शादी ज्यादा दिन टिकी नहीं। औरित्रो और कोमोलिका को जब शादी के लिए और कोई हॉल नहीं मिला तो मजबूरन उन्हें इस हॉल को बुक करना पड़ा। तय दिन मुहूर्त के हिसाब से शादी की प्रक्रिया शुरू हुई। औरतों की वो फेमस बंगाली शादी की ड्रेस और उनका वो नजर बचाने के लिए उलू ध्वनि देना। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था और इस शादी से औरित्रो और कोमोलिका की खुशी देखते ही बन रही थी। शादी के वीडियो और फोटो का पूरा काम औरित्रो का दोस्त विप्लव देख रहा था। औरित्रो और विप्लव का यही एक्चुअली बिजनेस भी था। मंडप में बैठा औरित्रो काफी खुश था। उलू की आवाज देते देते जब सारी औरतें रुक गई तो भी आवाज बंद नहीं हुई। किसी एक की आवाज आती रही। अभी तक जो आवाज अच्छी लग रही थी, औरित्रो को इसी आवाज से अब परेशानी होने लगी। वो बार बार इधर उधर देखता रहा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा जो वो आवाज कर रहा था। आखिरकार कोमोलिका के आने पे मंडप में मंत्र शुरू हुए। मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित जी ने आग में घी डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि एक हवा के झोंके से हवन की अग्नि बुझ गई। पंडित जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। औरित्रो और कोमोलिका का चेहरा भी थोड़ा उतर गया था। बड़े बुजुर्गों का अपशगुन का रोना अपनी जगह हो ही रहा था कि उसी बीच औरित्रो को पंडित जी ने कहा, देखिए सब बेकार की बातें हैं, कोई अपशगुन नहीं होता, चीजें गलत नहीं होती, इंसान की नीयत सही या गलत होती है। आप दोनों बैठिए, शादी का मुहूर्त जो है वो निकला जा रहा है। अपने पीछे पीछे उन्हें मंत्र दोहराने को कहा तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर पंडित जी ने मंत्र बोलने शुरू किए। এবার বলুন, যদিতং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। औरित्रो चौंक गया और उसने कोमोलिका से पूछा, क्या तुमने भी सुना? कोमोलिका हंस के बोली, क्या शादी करने का मन नहीं है क्या? चलो मंत्र दोहराओ उनके पीछे पीछे। औरित्रो को लगा शायद शादी के पहले का स्ट्रेस है। पंडित जी दोबारा मंत्र पढ़ने लगे। सब कुछ नॉर्मल था। औरित्रो और कोमोलिका ने मंत्र दोहराए तो एक बार दोबारा, যদিতং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। औरित्रो ने तुरंत कोमोलिका को देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी ही खुशी थी। इन सब के बीच विप्लव फोटो और वीडियो का काम बखूबी संभाले हुए था। औरित्रो ने भी जब देखा कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब उसका वहम ही होगा और वो चुप ही रहा। शादी वादी सब आराम से हो जाने के बाद ज्यादातर मेहमान भी अपने घर की ओर चले गए थे, सिवाय कुछ खास करीबियों के। सबसे आखिर में जब खाना खाने के लिए सिर्फ दोनों परिवार वाले बैठे तो चारों तरफ से वीडियो और फोटो शुरू हो गए। खाना वाना होने के बाद मीठा खाया ही था औरित्रो ने कि उसे एक आवाज सुनाई दी, আর একটা রসগোল্লা খাবে? औरित्रो ने पलट के देखा तो वहां कोई नहीं खड़ा था। औरित्रो एक पल के लिए वहीं थम गया था क्योंकि जो आवाज उसने सुनी थी वो शायद उसके लिए जानी पहचानी थी कि तभी उसकी सास सामने से आई और उन्होंने पूछा, কি বাবা আরেকটা রসগোল্লা খাবে? जब औरित्रो और कोमोलिका हनीमून के लिए मॉरिशस चले गए तो औरित्रो मान गया कि जो कुछ भी उसने सुना या देखा वो सब कुछ उसका वहम मात्र ही था।
और उसके जाने के बाद उसके दोस्त और बिजनेस पार्टनर विप्लव की बारी थी सारी फोटोज और वीडियोस को तैयार करने की। विप्लव स्टूडियो में बैठा सारे वीडियोस देख रहा था और हर एंगल से विप्लव को रह रहकर झटके लग रहे थे, क्योंकि वीडियो में हर जगह पर एक लड़की दिखाई दे रही थी, पर उसकी शक्ल साफ तौर पर समझ नहीं आ रही थी। वीडियो में सबसे पहले जहां उल्लू की आवाजें आ रही थी, वहां सब लोगों की उल्लू की आवाज रुक गई, लेकिन भीड़ में सबसे आगे एक लड़की खड़ी थी जिसकी उल्लू की ध्वनि रुक ही नहीं रही थी। विप्लव ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था उसने इस लड़की को कहां देखा था। फेरे लेते वक्त देखा कि फेरे सिर्फ औरित्रो और कोमोलिका नहीं ले रहे थे, बल्कि साथ में वो लड़की भी पीछे पीछे थी। अभी भी विप्लव उसका चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेहरा साफ तौर पे दिख नहीं रहा था। आखिरी फेरा जैसे ही खत्म हुआ, उस लड़की का चेहरा दिखा और विप्लव की धड़कनें जैसे हमेशा हमेशा के लिए रुक गई। विप्लव पूरी तरह कांप रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया और औरित्रो को फोन लगाया। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. विप्लव ने कई बार फोन ट्राई किया, लेकिन एक बार भी फोन नहीं लगा। The number you are trying to call is currently not reachable. शायद उसके मैसेजेस पहुंच जाएं, ये सोच के उसने मैसेज टाइप किया और औरित्रो को भेज दिया। आई गेस शी इज बैक, चेक योर वेडिंग वीडियो। मैसेज भेज के विप्लव सीधा बाथरूम गया और मुंह पे ठंडा पानी मारने लगा कि तभी पानी के छींटों के बीच अचानक ही बाहर से पॉज किया हुआ वीडियो अपने आप प्ले हुआ और उसमें से आवाजें आने लगी। विप्लव भागता हुआ बाहर आया तो देखा एक लड़की उसके वीडियो एडिटिंग डेस्क पे बैठी वीडियो देख रही थी। विप्लव बिना कोई आवाज किए चुपचाप 2 कदम पीछे गया और फिर भागते हुए घर के मेन दरवाजे तक गया। दरवाजे को जैसे ही खोला, उसके तुरंत बाद ही उसने दरवाजे को बंद भी कर दिया। वो लड़की उसके दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। विप्लव ने कांपते हाथों से अपने फोन पे एक के बाद एक एसएमएस टाइप किए और औरित्रो को सेंड करना शुरू किया। हर एक मैसेज में लिखा था, शी इज बैक, आई सॉ हर, शी विल किल मी। कई सारे मैसेजेस उसने भेजे तो अचानक औरित्रो के नंबर से एक रिप्लाई आया, ऑल द बेस्ट। औरित्रो ने इतने दिन अपने हनीमून पे अपने फोन को देखा तक नहीं था। वापस लौटते वक्त एयरपोर्ट पर एक एक करके सारे मैसेजेस चेक किए तो देखा विप्लव के ढेर सारे मैसेजेस थे। सारे मैसेजेस पढ़े, लेकिन सिर्फ शक ही था उसे। उसके इन मैसेजेस से कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा था। फ्लाइट लैंड होते के साथ ही पहला फोन औरित्रो ने विप्लव को ही किया, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। एयरपोर्ट से घर के रास्ते में ही था औरित्रो कि उसके पास एक लैंड फोन से फोन आया। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई पुलिस इंस्पेक्टर की। उन्होंने पूछताछ करने के लिए औरित्रो को पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा। औरित्रो ने पूछा कि किस मामले में बुला रहे हैं, तो कड़क सी आवाज में सिर्फ इतना ही कहा उन्होंने, जल्दी आइए, काम जरूरी है। औरित्रो ने कोमोलिका को घर पे ड्रॉप किया और वहीं से पुलिस स्टेशन निकल पड़ा।
पहुंचा तो पहला सवाल ही इंस्पेक्टर ने पूछा, विप्लव को कब से जानते हैं आप? उन्होंने इतने मैसेजेस क्यों किए आपको? और इत्रो वैसे तो शांत किस्म का इंसान था, लेकिन ऐसी बेतुकी बातें सुनकर थोड़ा चिढ़ गया था। उसने इंस्पेक्टर से कहा कि वो मेरा आज का नहीं, बचपन का दोस्त है। मुझे मैसेज नहीं करेगा तो क्या आपको मैसेज करेगा? और उसने मुझे मैसेज किया तो आपने मुझे यहां क्यों बुला लिया? मैं अभी अपने हनीमून से लौटा हूं। शादी के बाद घर से पहले पुलिस स्टेशन में घुसा हूं मैं। प्रॉब्लम क्या है आपकी? इंस्पेक्टर समझ गया था कि कोई फायदा नहीं है ज्यादा गोलमोल बातें करने से। उसने साफ साफ कहा कि आपके दोस्त विप्लव की मौत 2 दिन पहले हो चुकी है। हालांकि उसकी मौत का कारण हार्ट फेल था, लेकिन आखिरी कुछ मैसेजेस आपके नंबर से आए थे और आपके नंबर पे गए थे, इसलिए हमने पूछताछ के लिए आपको यहां बुलाया। बाकी फॉर्मेलिटीज करके पुलिस ने थोड़ी देर के बाद औरित्रो को वापस छोड़ दिया। औरित्रो को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो। दिल से टूट चुका था यह सुन के कि उसका दोस्त विप्लव अब इस दुनिया में नहीं है। औरित्रो सीधा वहां से स्टूडियो पहुंचा। स्टूडियो भी एक औरित्रो के ही फ्लैट में बनाया हुआ था। रहने, खाने, सोने का पूरा इंतजाम था वहां, और सबके कपड़े भी थे वहीं पर। औरित्रो ने वीडियो चलाया तो वीडियो किसी नॉर्मल वीडियो की तरह ही था। वीडियो बार बार उसने देखा। जब कुछ भी नहीं मिला तो उसने खुद से कहा, मना करता था विप्लव को इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, मर गया ना यार। एक ही दोस्त था, वो भी चला गया। औरित्रो बुरी तरह से थका हुआ था। उसने कुछ देर पुरानी फोटोज वगैरह देखी और सोचा कि यहीं से नहा धोकर सीधा घर चला जाता हूं। नहाकर फ्रेश होकर कमरे में लौटा तो शीशे के सामने कंघी कर ही रहा था कि पीछे वीडियो अपने आप चलने लगा, और शीशे में वीडियो काफी अलग था। वीडियो में अब उसे भी वो लड़की दिखाई दे रही थी। औरित्रो तुरंत पीछे पलटा। वीडियो एकदम नॉर्मल था। औरित्रो ने वापस शीशे में देखा तो उसे वो औरत वापस दिखाई दी। सारी औरतों ने जब उल्लू की ध्वनि को रोका तो वो लड़की उस भीड़ में अकेली उस उल्लू की आवाज को करती रही। औरित्रो ने पलट के देखा तो वीडियो में वो लड़की नहीं थी, लेकिन उल्लू की आवाज आ रही थी। औरित्रो ने शीशे में देखा, लड़की अभी भी थी और उल्लू की आवाज भी थी। औरित्रो फिर वापस पलटा तो उल्लू की आवाज और वो लड़की दोनों ही वीडियो में नहीं, बल्कि उससे बस 2 इंच की दूरी पर थे। औरित्रो के पैर जैसे जम गए थे वहां। वो लड़की उसके और नजदीक आए जा रही थी और उल्लू की आवाज एकदम तेज होती जा रही थी। औरित्रो के पास वक्त बहुत कम था। उसने किसी तरह अपनी सारी हिम्मत और ताकत इकट्ठी करी और वहां से भागा। दरवाजे तक पहुंच के दरवाजे को खोलने की भरसक कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पलट कर देखा तो वो लड़की अब वहां नहीं थी। औरित्रो की धड़कन इतनी तेज थी कि इस सन्नाटे में उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। एक घड़ी सांस लेकर जैसे ही औरित्रो ने अपनी आंख खोली तो उस लड़की का चेहरा सिर्फ 1 इंच दूर था उसके चेहरे से। औरित्रो जोर से चीखा और फिर बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद पानी की छींटों से उसकी आंख खुली तो देखा कमरे में पुलिस वाले थे
और इत्र कुछ बोले उससे पहले ही इंस्पेक्टर बोले, ऐसा है कि हम जानते थे कुछ तो गड़बड़ है यहां। तुम्हारी चीख सुनते ही अंदर आए। अब बताओ चीखे क्यों थे तुम, बात क्या है? और इत्र घबरा के कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं कुछ भी नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही गिर गया था इसलिए चीखा। इंस्पेक्टर के चेहरे पर अब थोड़ा गुस्सा आया ही था कि अरित्र उनसे पहले बोला, लेकिन यह आवाज अरित्र की नहीं, एक अलग सी ही आवाज थी। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे देखकर बेहोश हुआ था। शक्ति से पूछिए, सब बताएगा। इंस्पेक्टर को अरित्र की ऐसी हरकत देखकर और भी तेज गुस्सा आया। उन्होंने अरित्र को खींचकर 3-4 थप्पड़ मारे। तब कहीं जाकर अरित्र ने बोलना शुरू किया, मैंने विप्लव को नहीं मारा था, उसने मारा है। वो हमारे साथ कॉलेज में थी और बहुत सुंदर थी, कभी हम में से किसी को भाव तक नहीं देती थी। विप्लव और मुझ में शर्त लगी थी कि जो इसको पहले पटाएगा वो शर्त जीतेगा। हम दोनों ने मिलकर कोशिश की और मेरा अफेयर भी हो गया, लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से विप्लव के साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि वो मुझसे नफरत करने लगे और उसके बाद आगे चलकर उसने सुसाइड कर लिया। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। और इत्र को लेकर पुलिस जा रही थी तो रास्ता पार करते वक्त एक गाड़ी से टक्कर लगी और इत्र की मौत वहीं रास्ते पर मौका वारदात पर हो गई।